Assalamu alaikum, my dear students. बेटे, I welcome all of you in another lecture of genetics. आज के इस लेक्चर में हम डीएनए की ही बात करेंगे, डीएनए को ही आगे लेके चलेंगे, डीएनए के रिलेटेड ही पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटे, वो है चरगाफ्स रूल। बेटे 1950 में चरगाफ ने 1950 में चरगाफ्स ने एक रूल फॉरवर्ड किया। जब चरगाफ्स ने डीएनए के बेस कंटेंट्स को स्टडी किया, जो डीएनए के बेस कंटेंट्स है, डीएनए के बेस कंटेंट्स को चरगाफ्स ने मेरे बेटे स्टडी किया और एक रूल पुट फॉरवर्ड किया जिससे हम चरगाफ्स रूल कहते हैं, या बेटे जिससे हम कहते हैं चरगाफ्स बेस इक्विवेलेंस रूल। बेटे ये रूल हमें क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, नंबर ऑफ purine residues is equal to number of pyrimidine. Number of purine residues is equal to number of pyrimidine residues. यानी एक डबल स्ट्रैंडेड, क्योंकि चरगाफ्स रूल इज एप्लीकेबल टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही पायरिमिडीन्स भी होंगे। यू नो एडेनिन प्लस गानिन, ये प्यूरिन्स है, एडेनिन और गानिन, एंड साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक है बेटी, एडेनिन एंड गानिन आर प्यूरिन्स and thymine and cytosine are pyrimidines। यानी A plus G is equal to T plus C, यानी एक डीएनए में जितने A and G होंगे उतने T and C होंगी, यानी A plus G is equal to T plus C। बेटे अगर हम इसको मोलर रेशियो में लिखेंगे, उसका मतलब है A plus G divided by T plus C is equal to 1। ये एक के बराबर निकलेगा इनका मोलर रेशियो। बेटे यू आल्सो नो इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन 2 डबल बॉन्ड्स के साथ, एंड गानिन पेयर्स विद साइटोसिन 3 डबल बॉन्ड्स के साथ। बेटे एक डीएनए में जितने ए होंगे उतने टी होने चाहिए, जितने जी होंगे उतने सी होने चाहिए, यानी ए शुड बी इक्वल टू टी एंड जी शुड बी इक्वल टू सी, क्योंकि ए पे फॉर्म्स अ बॉन्ड विद थाइमिन एंड गानिन फॉर्म्स अ बॉन्ड विद साइटोसिन। अगर इनको मोलर रेशियो में लिखेंगे, दैट्स A डिवाइडेड बाय T शुड बी 1 एंड G डिवाइडेड बाय C शुड बी 1। ये भी आप कह सकते हो बेटे, चरगाफ्स रूल ने बताया। बेटे कभी कभार आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन आता है। अब आपको पता है एक डीएनए में एडेनिन थाइमिन के बराबर होता है, गानिन का नंबर साइटोसिन के बराबर होता है। कभी आपके एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है, अगर एक डीएनए में एडेनिन 20% है, आप बोलो गानिन कितना होगा। बेटा इजी है ऐसे क्वेश्चंस को करना, हर एंट्रेंस में आते हैं। जब आप जानते हो एडेनिन 20% है, यू नो इन डीएनए एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन। अगर एडेनिन 20% है, गानिन भी एडेनिन 20% है, तो थाइमिन भी 20% होगा। मीन्स 100 में 40 चले गए। अब आपको गानिन बताना है। यू नो गानिन
साइटोसिन के बराबर होता है। अगर टोटल 100% होते हमारे पास, एडेनिन उसमें 20 है तो थाइमिन भी 20 हो गया, 20 20 40 गए। अब बचे टोटल 60, तो 60 में हमें बताना है गानिन कितना है। जितना गानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा, तो गानिन 30% डेफिनेटली एंड साइटोसिन 30% डेफिनेटली। ऐसे भी आप इन क्वेश्चंस को इजीली बेटे कर सकते हो। बेटे अनदर एस्पेक्ट जो है आपका चरगाफ्स रूल, वो ये है कि जो एक डीएनए में फॉस्फेट रेजिड्यूज होते हैं, दे आर इक्वल टू शुगर रेजिड्यूज। यानी बेटा मोलर अमाउंट ऑफ फॉस्फेट जो है, मोलर अमाउंट ऑफ फॉस्फेट is equal to molar amount of sugar, or you can say number of phosphate residues is equal to number of sugar residues. जितने sugars होंगे उतने phosphates होंगे in a DNA, which is according to Chargaff's rule कि number of phosphate residues is equal to number of sugar residues. बेटा एक और बात करेंगे हम चरगाफ्स रूल के बाद। एक और चीज सीखने लायक है यहाँ पे, दैट इज बेस रेशो। बेटा ये बात सीखने के लायक है, बेस रेशो, दिस इज इंपॉर्टेंट। बेटा अकॉर्डिंग टू बेस रेशो A+T, एडेनिन प्लस थाइमिन डिवाइडेड बाय गानिन प्लस साइटोसिन, ये 1 के बराबर नहीं होगा, ये 1 से कम भी हो सकता है। It can be equal to, yeah, we can say this ratio can be equal to 1, less than 1 or greater than 1. यानी A+T divided by G+C, मैं ये कह दूं is constant for a given species. एक गिवन स्पीशी के लिए कांस्टेंट है, ये स्पीशी स्पेसिफिक है, इसका रेशो वैरी हो सकता है फ्रॉम ए स्पीशी टू स्पीशी। एग्जांपल देंगे, फॉर एग्जांपल इन ए सैंपल ऑफ डीएनए, हम एक डीएनए का सैंपल लेंगे। एक सैंपल ऑफ डीएनए में A+T जो बेस पेयर्स है वो ग्रेटर देन है G+C। A+T बेस पेयर ज्यादा है किससे? G+C बेस पेयर से, इनका नंबर ज्यादा है। इस डीएनए को हम कहते हैं AT टाइप ऑफ डीएनए, AT टाइप ऑफ डीएनए, विच मीन्स इस डीएनए में जो बेस रेशो है, क्योंकि A+T ज्यादा है तो बेस रेशो होगा ग्रेटर देन 1। ऐसा डीएनए आप यूकैरियोट्स में देखते हो। यू फाउंड सच अ डीएनए इन यूकैरियोट्स। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर इन अनदर सैंपल ऑफ डीएनए, एक और सैंपल लेंगे डीएनए का, अगर उसमें G+C बेस पेयर्स ग्रेटर देन है A+T, तो ऐसे डीएनए को हम कहते हैं GC टाइप ऑफ डीएनए। जो ये GC टाइप ऑफ डीएनए है, इसमें बेस रेशो होगा लेस देन 1। फॉर एग्जाम्पल ये होता है इन प्रोकैरियोट्स, लेस देन 1, और ऐसा डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स में। बेटे एक और बात हम अगर यहां पे करेंगे रिगार्डिंग डीएनए, वो इंपॉर्टेंट बात अगर हम करेंगे, जो किसी डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए डिपेंड्स ऑन GC कंटेंट।
यानी एक डीएनए में जीसी बेस पेयर्स कितनी होंगी? बिकॉज यू नो बिटवीन जी एंड सी देयर आर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इनको ब्रेक करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है उसमें कितने जीसी बेस पेयर्स है। अगर एक डीएनए में जीसी कंटेंट, जीसी बेस पेयर ज्यादा है, मोर है, तब उस डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट होगा हाई। उस डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट होगा हाई, जिसका मतलब ये है बेटे, अगर आपके एग्जाम में आपको 2 सैंपल्स ऑफ डीएनए दिए गए हैं, एक में भी जीसी बेस पेयर्स का नंबर दिया है, दूसरे में भी जीसी बेस पेयर्स का नंबर दिया है। अब आपको बताया जाता है दोनों डीएनए में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। आपको याद रखना है जिस डीएनए में जीसी बेस पेयर ज्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि बेटे जी एंड सी के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। बेटे याद रखना कि टीएम टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है, प्रोकैरियोट्स का डीएनए है, जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए है, प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए है उसका टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग होता है ग्रेटर देन यूकैरियोट्स। याद रखना बेटे, जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए है उसका टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग होता है ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए। यूकैरियोट्स के डीएनए का टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग कम होता है एज कंपेयर टू द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए। बेटे दिस वाज अबाउट चरगाफ्स रूल। थैंक यू।